साल 2022 हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी वर्ष है और ऐसे में सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि सत्ता पर काबिज होंगी। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईसीसी के सचिव रघुवीर सिंह बाली। बाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं आप, हाल ही में एक नई कार्यकारिणी का चयन यहाँ पर किया गया है, कितना सही कितना गलत? देखिए, जो भी कभी जिंदगी में चेंज होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। पार्टी भी यही सोचती है और जो भी नया आदमी आता है वो कुछ नया करना चाहता है। और ये चेंज जो है ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया लोगों ये पार्टी के अंदर एक निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आज मैं कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सचिव हूँ, बंगाल का सह प्रभारी हूँ, कल कोई और होगा। तो ये जो चेंज होता है, जो कोई और होगा वो भी अच्छा काम करेगा। मैंने भी अपनी तरफ से मेहनत की होगी, आगे भी करेंगे जब तक पार्टी हमारे पे ये दायित्व देगी। तो जब तक एक आदमी पुराना जो होता है, जिस भी पद पे होता है, उसने काम किया होता है और जो नया आता है वो नई ऊर्जा, नए अपने अपने नए दिमाग में जो आइडियाज होते हैं उसको लेके आता है। और कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगता है क्योंकि दूसरे आदमी को अवसर मिला होता है, कार्यकर्ता दूसरे को भी देखना चाहते हैं। तो ये लोगों चेंज से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है नए लोगों को नया अवसर, और अवसर जो मिलता है लोगों को अच्छा करने की कामना भी होती है, चेष्टा भी होती है और लोग करना भी चाहते हैं। हिमाचल कांग्रेस का जो ये नया प्रयोग जो है, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है ये प्रयोग किया है, कितना आप इसको सफल मान रहे हैं? 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उनका यहाँ पर तैनाती उनको देना, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के भीतर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो चेंज किया आपने बात की, उसमें 3 लोगों को बड़ी भूमिका में रखा गया है। और जो आज राजीव शुक्ला जी ने भी बोला, जो कि इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के, कि 3 लोगों को त्रिमूर्ति उन्होंने बोला, या त्रिदेव बोल दीजिए, 3 लोगों को मेन कार्यभार दिया गया, जिसमें रानी प्रतिभा जी हैं, जो कि पहले भी 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, इससे पहले भी। और बार बार जब इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आप जीत के आते हो तो उसका ये मतलब होता है कि लोगों ने आपको चुना है, और लोगों का मत जो है, जनता जनार्दन का मत जो है, वही सुप्रीम होता है, सर्वोपरि होता है। और कहीं ना कहीं अगर प्रतिभा जी को अनुभव भी है, और प्रतिभा जी पहले भी लोगों के बीच जीत के आई हैं, और अगर इस बार पार्टी ने उनको चुना है जबकि वो एमपी हैं, तो पार्टी ने ये भी देखा कि भाई बैलेंस भी क्रिएट करना है। पार्टी को ये भी लगता है कि जो उनके उनके जो उनके हस्बैंड हैं, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र जी, और उन्होंने बड़ा रात दिन मेहनत की, काम किया, प्रदेश को सींचा उन्होंने रात दिन, और प्रदेश में उन्होंने बहुत अनेकों साल उन्होंने प्रदेश में बिताए। तो उनका जो काम है और उनका जो क्रेडिबिलिटी है, उसको भी कहीं ना कहीं पार्टी ने उसके बारे में भी सोचा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिभा जी और उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री जी ने रात दिन मेहनत की। पिछले 4.5 वर्षों से वो सीएलपी में रात दिन काम करके पार्टी को, बीजेपी को घेर रहे हैं, और बीजेपी की हर जो जन विरोधी नीति है उसको उजागर कर रहे हैं। रात दिन उन्होंने मेहनत की, और पार्टी के जो कार्यकर्ता जो घर में बैठा हुआ है या गांव में बैठा हुआ है, वो भी सुनता है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो उनको भी अनुभव है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने पार्टी में पीसीसी में भी रहे, पार्टी में अलग अलग पदों पे रहे, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में भी रहे, संगठन का बड़ा अनुभव है, एमएलए भी रह चुके हैं। तो ये तीनों ने अच्छा काम किया और पार्टी ने प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर सबको बैलेंस करने की कोशिश की। अब दूसरी चीज, जो वर्किंग प्रेसिडेंट लगते हैं वो वर्किंग प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के साथ उनके आगे जो काम है, जो पार्टी की जो जो नीति होगी, या पार्टी की जो जो योजना होगी, या पार्टी जो जो करना चाहेगी, उसको आगे इम्प्लीमेंट कराना है। एक, जैसे लोकसभा 4 है, 4 लोकसभा में अलग अलग वर्किंग प्रेसिडेंट को, जो मंडी से होंगे उनको कांगड़ा में, जो कांगड़ा से होंगे उनको कहीं और मौका दिया जाता है काम करने का। ये पार्टी की प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग लोगों को मौका दिया जाता है। आज जो है कल कोई और होंगे, तो ये एक प्रक्रिया है। इसके अंदर किसी का विरोध और किसी के साथ चलना, मुझे लगता है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल एक ये भी है, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ और बहुत सी लोग जो हैं, बहुत सी जनता जो है वो भी ये जानना चाह रहे हैं। दिवंगत नेता जीएस बाली और वीरभद्र सिंह
आपके गैर मौजूदगी में या ये वाला जो चुनाव है ये लड़ा जाना है, कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं उनके बिना चुनाव लड़ा जाना हिमाचल प्रदेश की राजनीति? देखिए, आज मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा। सबसे पहले तो मैं बड़ा भावुक हुआ जिस तरह से शिमला में पूरे हिमाचल प्रदेश से हर जगह से आए लोगों ने मेरे पिताजी को सम्मान दिया। प्रतिभा जी ने जिस तरह से उनके बारे में कहा और जिस तरह से विक्रमादित्य जी ने उनके नारे लगाए और जिस तरह से सभी लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपने भाषण में पिताजी का जिक्र किया, मेरा जिक्र किया और भरपूर आशीर्वाद सभी लीडरों ने मुझे भी दिया और पिताजी को सबने याद किया। ऐसा है, ये दो लीडर वीरभद्र जी और श्री जीएस बाली जी। श्री वीरभद्र जी ने अपने जीवन के तकरीबन 60-65 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दिए और श्री जीएस बाली जी ने तकरीबन 45 वर्ष अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिए। ये दोनों ने कार्यकर्ताओं के बीच जाके रात दिन परिश्रम किया और पार्टी को मजबूत बूथ स्तर पे किया। दोनों ने अब जो जो डिपार्टमेंट मिले, राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बने, मेरे पिताजी श्री जीएस बाली जी कांग्रेस के सबसे युवा उस वक्त के मंत्री बने और इतनी अपने 40s में थे, वो अर्ली 40s में, और वो सीधा मंत्री कैबिनेट बने और उनको बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले जिसमें टूरिज्म एक था, जिसमें ट्रांसपोर्ट था, उसमें सिविल एविएशन था और उन्होंने भरपूर काम किया, रात दिन पब्लिक से जुड़ के काम किया। उनका नंबर हर बस के ऊपर होता था, उनका नंबर हर होटल में होता था, उनका फोन नंबर रात को 2 बजे भी कोई फोन करता था वो उठाते थे लोगों की सुविधा के लिए। कल को कोई 19-21 ना हो, कोई परेशान है, हताश है, किसी के कोई पीड़ित है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में एकदम लोग फोन करते थे, एकदम उनको सुविधा मिलती थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें करके, टूरिज्म में रोपवेज देख लीजिए आप, टूरिज्म के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लीजिए, एचआरटीसी के अंदर आप शिमला बैठे, हम शिमला का बस स्टैंड देखिए। 2003 में जीएस बाली जी ने ऐसा बस स्टैंड बनवा दिया जिसके अंदर सिनेमा हॉल भी है, जिसके अंदर अपना ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जिसके अंदर फाउंटेन भी लगे हैं, जिसके अंदर बसें भी खड़ी हो रही हैं, जिसके अंदर होटल भी है। तो एक अत्याधुनिक सोच, और ये सब कैसे हुआ? वीरभद्र जी के पूरे आशीर्वाद के कारण। उनके पूर्ण आशीर्वाद जो वीरभद्र जी ने दिया जब मेरे पिताजी मिनिस्टर थे, कभी भी जिंदगी में इनका ऐसा वर्किंग रिलेशन था कि जो मेरे पिताजी ने बोला वो वीरभद्र जी ने पूरा किया। और कभी वो नहीं भी करते थे तो मेरे पिताजी अगर वो बात बार बार बोलते थे कि करनी है तो वो कर लेते थे। वो एक बहुत बड़े लीडर थे, स्टेट्समैन थे, और उनकी एज ए स्टेट्समैन उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो अगर कई बार नहीं भी कोई उनके दिमाग में बात होती थी या बाहर के बाकी लोग कई बार नहीं चाहते कि बात हो, तब भी वो मान जाते थे, पिताजी की बात जरूर मानते थे क्योंकि उन पिताजी को अपनी बात करवाना भी आता था और मनवाना भी आता था। दूसरे, राजा वीरभद्र जी ने अथाह विकास पूरे प्रदेश में हर कंस्टिट्यूंसी में किया, उनको मौका मिला, मुख्यमंत्री थे, हर कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने रात दिन एक किया। तकरीबन मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मेरे पिताजी 2 ऐसे महज व्यक्ति जो उनके जीवन में रहे जो रात दिन लगे रहते थे, उनमें राजा वीरभद्र जी भी एक व्यक्ति थे जो 16-17 घंटे एक दिन में काम करते थे। मेरे पिताजी भी 16-17 घंटे काम करते थे और एक और व्यक्ति उनके जीवन में रहे जो ऐसे ही काम करते थे। जब आप अपना वक्त देते हो, जब आप काम करते हो, जब आप समर्पित रहते हो, जब आप काडर को बिल्ड करते हो और आप लोगों के जनहित का काम करते हो। मैं आपको छोटा सा काम बताता हूँ। फूड सिविल सप्लाई में उन्होंने कार्ड बनाया और जो मुखिया है उसमें घर की लेडी को भी रखा। अब लेडी जो घर की मुखिया है वो उस टाइम पे सोच लिया उन्होंने कि एक औरत को जो राशन कार्ड है उसका मुखिया बनाया जाए। अब राशन कार्ड का मुखिया एक औरत को इज्जत देना, हर घर की जो माँ है या बेटी है जो जिसकी शादी होके जाती है, जो घर की गृहस्थी चलाती है, उनको इज्जत मान देना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ाव था। स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलने, राज साहब ने हर कंस्टिट्यूंसी में इतने सारे कॉलेजेस दिए, मेडिकल कॉलेजेस दिए, और पिताजी ने भी अपने डिपार्टमेंटों में अता विकास कराया। मतलब जो बेड़ा था इसका बसों का, वो 4 गुना कर दिया। सारी नई बसें ली और नई बसें घूमती थी और आज आप देख रहे हो कटारे घूम रहे हैं, सारी बसों की सीटों के ऊपर आदमी नहीं बैठ सकता। उस वक्त आप देखिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए कितने बने, आप ये देखिए कि जो पॉलिटेक्निक है और आईटीआई है उसका कितना विस्तार हुआ। बेड़ा जो था पॉलिटेक्निक और आईटीआई जो था 3 गुना बड़ा कर दिया गया
5 वर्षों के अंदर। जो 50 वर्षों में नहीं हुआ था वो 5 वर्षों में हुआ। तो जो उनके पास महकमे थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट था, चाहे वो टूरिज्म था, चाहे वो सिविल एविएशन था, इतने सारे हेलीपैड उस टाइम बनाए। टूरिज्म के अंदर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम लाए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें, क्योंकि उनका एक विजन था विजन जिसको था। उन्होंने पहले ही उनको और ये विजन तभी पूरा होता है जब जो प्रदेश के मुखिया होते हैं वो आपकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और कई जगह जब आपके डिफरेंसेस भी होते हैं तो डिफरेंसेस, इधर यू कन्विंस मी और यू गेट कन्विंस्ड। ये फॉर्मूला जिंदगी में काम करता है। या तो आप कन्विंस हो जाओ या मुझे कन्विंस कर दो अपनी बात से। तो पिताजी जब भी राज साहब के साथ बैठते थे वो आपस में एक दूसरे को कन्विंस करते थे और एक आदमी बात अपनी मान लेता था। और पिताजी की जो बात होती थी राज साहब अक्सर माना करते थे और 99.9% हर बात उन्होंने मानी। तो ये एक उनका एक वर्किंग कमाल का रिलेशन था। और आज भी वो प्रतिभा जी के भाषण से देखने को मिला और उन्होंने कहा कि जो काम उनको मिला वो उन्होंने हमेशा पूरा किया। और आज वो मेरे से भी ये कामना करते हैं और सरकार सकारात्मक सोच के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि कितना मुश्किल है दोनों नेताओं के जाने के बाद आज सत्ता में वापस कांग्रेस पार्टी को लाना, चुनाव लड़ना? आपके उत्तर को बड़े छोटे शब्दों में मैं सरल उत्तर आपको देता हूं। देखिए, जब एक इतने बड़े फेस चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी, वही मैं बता रहा था आपको, क्रेडिबिलिटी इनके काम से बनी, राजा साहब के अथाह विकास से बनी, जीएस बाली जी के अथाह प्रयास और विकास से बनी। इन दोनों ने बड़ा प्रयास किया और बड़ा विकास किया। जो भूमिका में ये दोनों थे, बहुत विकास किया। अब दो क्रेडिबल फेस चले गए हैं और जो इनके कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, उन्होंने इनको काम करते देखा। कार्यकर्ता सब इकट्ठे हैं इनके मॉरल के साथ, इनके प्रिंसिपल्स के साथ। और जीवन भर ये दोनों कांग्रेस पार्टी में समर्पित रहे। कांग्रेस पार्टी ने भी जीवन भर इनको पूर्ण आशीर्वाद दिया। राज साहब को बार बार मुख्यमंत्री बनाया, मेरे पिताजी को बार बार मंत्री बनाया। तो जिंदगी में राज साहब और पिताजी का अपना जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का जो है वो भी सिस्टम एक जैसा ही रहा। वो कई बार जीते, एक बार राज साहब बड़े कम वोटों से रह गए थे जुबल कोटखाई से, पिताजी बड़े कम वोटों से पिछली बार नगरोटा का चुनाव रह गए। पर ये स्टेट्समैन लीडर थे। अब स्टेट्समैन लीडर जब चला जाता है और उनका जो एक वैक्यूम है वो जो क्रिएट हो जाता है, वो क्रिएट जो कलेक्टिव लीडरशिप है पार्टी की, जो आज की डेट में चली है, इसने पिछली बार भी, राज साहब नहीं थे, मेरे पिताजी भी उस टाइम बाहर थे, पर क्योंकि इन लोगों का अथाह प्रयास रहा है लोगों को इकट्ठा रखने का और सब विकास के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, पूरी लीडरशिप इकट्ठी है। पिछली बार भी 4-0 का रिजल्ट आया, आप सबने देखा। और 4-0 का जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी थी और जो लोग जिन्होंने पिछली बार भाजपा को वोट भी दिया था ये सोच के कि 15-15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरी आ जाएगी, घर घर में विकास हो जाएगा, घर घर में रोजगार आ जाएगा, तो जो लोग इतने ज्यादा जुमलों में इनके आगे थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है कि गांव गांव में घूम रहा है, क्योंकि मैं गांव जाता हूं, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, तो जो घर घर में घूम रहा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, प्राइस राइज का है। आज आपको कुछ अहम जिम्मेवारी भी जो है वो मिली है, क्या है वो जिम्मेवारी, थोड़ा बताएंगे आप दर्शकों को? देखिए, आप लोग वहां पे थे, मुझे बल्कि बड़ा भावनात्मक बात थी कि पार्टी ने, मेरे पिताजी ने रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई थी 10 साल पहले। उन्होंने उस टाइम भांप लिया था कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है और लाखों बेरोजगार हो गए और आगे जाके बढ़ती चली जाएगी। और गांव गांव वो गए थे और उनके अथाह प्रयास से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी में राज साहब को कन्विंस किया और राज साहब ने उनकी बात मानी और बेरोजगारी भत्ता जो है वो लोगों को मिला, जो कभी मिला और अब बंद कर दिया इन्होंने। तो बेरोजगारी भत्ते का क्या मतलब था कि लोग पढ़ सकें, कोचिंग ले सकें और उसके बाद रोजगार की तलाश कर सकें। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे पिताजी हर पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेके गए थे और उन्होंने रात दिन परिश्रम किया कि बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी जाए। अब ये जिम्मेवारी पार्टी ने विक्रमादित्य जी को और मुझे दी है। हम दोनों को उन्होंने कहा है कि आपने पूरे प्रदेश में जाना है, बल्कि वो और टीम का विस्तार कर रहे हैं, उसमें कुछ और लोग भी जुड़ेंगे और लोग भी जाएंगे, प्रदेश भर में जाएंगे और प्रदेश भर में जाके वो बेरोजगारों के साथ संपर्क साधेंगे और कोई ना कोई ऐसा मॉडल बनाएंगे जहां रोजगार के लिए हम लोग कैंप करा सकें, कंपनियों को ला सकें, इन लोगों को कंपनियों के साथ इंटरव्यू करवा सकें और आगे जाके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर किस तरह से लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगार की जो समस्या उसको उजागर करके, ताकि पार्टी का इतना बड़ा कैंपेन होगा, जब इतना बड़ा कैंपेन होगा तो जब पार्टी सत्ता में आएगी तो हमेशा
पार्टी इसके लिए सबसे आगे तत्पर रहेगी। क्या रघुवीर सिंह बाली इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, पार्टी का आशीर्वाद हुआ तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिताजी की आवाज को भी बुलंद करना है, लोगों की आवाज को बुलंद करना है, अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करना है। हिमाचल में जो पूरे हमारे साथ परिवार के साथ जो लोगों का इतना प्यार रहा है, उनके दायित्व भी है, जिम्मेवारी है। और सबसे पहले जिम्मेवारी नगरोटा बगवां क्षेत्र की है, विधानसभा क्षेत्र की है। जो नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र ने अथाह आशीर्वाद पिताजी को दिया, और उनके जाने के बाद जो मुझे उन्होंने दुलार और प्यार और आशीर्वाद दिया, और आपने देखा उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉक ने, पूरी कंस्टिट्यूंसी ने हर जगह आके बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को अगर पार्टी को लगेगा कि वो जिम्मेवारी को मुझे निभाना है, तो जरूर निभाएंगे। एक पुत्र के लिए कितना मुश्किल है पिता की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ना? देखिए, भावनात्मक बहुत मुश्किल है। आप ने हमेशा अपने पिताजी के लिए सपने लिए होते हैं, आप उन सपनों के लिए लगे होते हैं, और मैंने तो अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि पिताजी की लड़ाई लड़ेंगे आगे की। इतनी मेहनत की उन्होंने इतने साल, मैंने देखा उनको, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था जब वो मात्र 14 वर्ष के थे, और मात्र 15 या 16 वर्ष की आयु में वो चले गए, और उसके बाद वो पढ़े, वापिस आए, पॉलिटिक्स की, नौकरी की, बिजनेस किया, और जब वो बिल्कुल सक्षम हो गए बिजनेस में, तो वो 98 में जाके पहली बार एमएलए बने। मैंने उनको हमेशा परिश्रम और रात दिन की मेहनत करते देखा, और 1998 से पार्टी ने उनके ऊपर इतना आशीर्वाद दिया कि एकदम उनको मंत्री बना दिया। बड़े यंग वो मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद उन्होंने रात दिन परिश्रम किया, और रात दिन, बल्कि मैं कई बार देखता था जब बचपन में हम छोटे होते थे, नाके लगाते थे खुद जाके, और वो बसों को भी पकड़ते थे खुद जाके, फूड सिविल सप्लाई के गोडाउनों में नाके करते थे, छापे मारते थे। और वो तो ये नायक पिक्चर तो अब बनी, ये तो बाद में बनी, जो अनिल कपूर वाली पिक्चर, उन्होंने तो तब कर लिया नायक वाला काम। ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, ये तो उन्होंने तब बना दिए। राजा वीरभद्र जी का पूर्ण आशीर्वाद रहा, पार्टी का पूर्ण आशीर्वाद रहा, और उन्होंने इतना बड़ा, हमारी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो हमारी कंस्टिट्यूंसी में मौजूद नहीं है, और पूरे प्रदेश में उन्होंने, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम का विस्तार हो, चाहे आईआईटी का विस्तार हो, चाहे अलग अलग कॉलेजेस हो, उन्होंने बड़ा काम किया। तो अब पिताजी, जिनको देख के आप हमेशा बड़े हुए हैं, जिनके लिए आपने हमेशा सोचा कि आदमी जब मेहनत करता है तो उसका गोल होता है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, और बेटे का फर्ज ये होता है, और बेटे का दायित्व भी ये होता है कि मैं अपने पिताजी के मिशन में लग जाऊं। तो मैंने तो कभी चुनाव के लिए ना कभी भरा, ना कभी सोचा, पर अब ये जो जिम्मेवारी आई है, इसको निभाना है। मुश्किल है, क्योंकि पिताजी के साथ ही हर चीज देखी है, उन्हीं के लिए देखी है, और अब उनके लिए, अपने क्षेत्र वालों के लिए, और हिमाचल प्रदेश में सबके लिए उनके बहुत सारा हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी है, उसको भी पूर्ण करना है। मुश्किल है, पर इसको करेंगे। उन्होंने बड़ा मजबूत बनाया हमको, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनके सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जो कुछ सीखा है उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज बनेंगे, और उस आवाज को पूरे हिमाचल में बुलंद करेंगे, बेरोजगारों की आवाज बनेंगे, और जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो मजबूर है, जो जरूरतमंद है, उसकी आवाज बनेंगे, उसकी आवाज को आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस बार मौका मिला तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन एक बाली साहब, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है। सवाल यह है कि परिवारवाद का मुद्दा बहुत उठा रही हैं सभी पार्टियां, इस बारे में बात करें, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी परिवार से जब आता है, तो निश्चित तौर पे जो काफी सारे लोग लगे होते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे को भी मौका मिले, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी किसी भी उमंग में, या उनकी जो जो उन्होंने मेहनत की होती है, उसमें कई कई बार उसमें दिक्कत भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। देखिए, बैलेंस ये होना चाहिए कि आपको कार्यकर्ताओं को पहचानना है, आपको कार्यकर्ताओं को आगे लेके जाना है, आपको कार्यकर्ताओं में से लीडर बनाने हैं। परिवारों में से जो लोग डिजर्व करते हैं वो भी तो कार्यकर्ता है। जो डिजर्विंग आदमी है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो परिवार का है। अगर मैंने एनएसयूआई में काम किया, मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा, मैंने पूरे
प्रदेश में यूथ कांग्रेस की टीम बनाई, नेशनल एग्जीक्यूटिव में मैं अकेला उपाध्यक्ष था जिसको इंक्लूड किया गया देश में। मैं पूरे देश का यूथ कांग्रेस का नंबर 1 टॉप परफॉर्मर बना, और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना, पार्टी का सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, फिर एआईसीसी मेंबर बना, और उसके बाद अब नेशनल सेक्रेटरी बन गया। इस सब को होने में तकरीबन 20 साल लग गए, 20 से भी ऊपर लग गए। तो जब आपको 21 साल लग गए तो 20 साल आपने पार्टी को दिए। वैसे जो लोग सीधा आते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, पर जो कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और हर पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, दरियां उठाते हैं, साथ में लेटी लगा के पोस्टर लगाते हैं, और जो लोगों को लेके चलते हैं, देखिए आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होती है। आप आगे सारे लोगों को नर्चर करें, वर्करों को नर्चर करें, और समर्पित रहें, नीचे झुक के चलें। झुक के चलना बड़ा जरूरी है। और जब लोगों के बीच में से आप आके आते हो तो परिवारवाद वाली बात नहीं होती। जब आप ऊपर से आते हो तो परिवारवाद वाली बात कहीं ना कहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए। जो डिजर्विंग है परिवार वाले लोग, जो परिवार में कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, अगर कोई डिजर्विंग है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, माँ अगर टीचर का बेटा टीचर है, पायलट का बेटा पायलट है, जर्नलिस्ट के आप जर्नलिस्ट हैं, आपके बच्चे कितने सारे जर्नलिस्ट बनते हैं, क्योंकि आप ही को देखते हैं, हमेशा आप ही की तरह बात करना जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक होता है जब पॉलिटिकल परिवार में आप होते हो तो आप लोगों से मिलते हो, जुड़ाव हो जाता है आपका, और आपको समझ भी आती है वो चीज। तो जो समर्पित हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लोग बनाते हैं। एक और चीज है, जिसको जो काम नहीं करता उसको फिर हटा भी देते हैं। तो फिर जो लोग इसमें स्ट्राइक, देयर हैज टू बी बैलेंस, कि जो काम अच्छा करता है, जो बीच में से आता है नीचे से, उसको लेके आना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो कि जोरदार दस्तक दे रही है हिमाचल प्रदेश में, और अहम इसलिए हो जाता है ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं क्योंकि 70 से 80% कांग्रेस के ही ऐसे नेता हैं। आज की बात करें तो आज भी बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी बहुत से नेता लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की भूमिका को? क्या ये आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो जिस तरह की कार्य प्रणाली अभी आम आदमी पार्टी की चल रही है? देखिए थे थोड़ा सा इसके बारे में आपको भी डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अभी जो आप देखते हो या जो ढंढोरा आप सुनते हो, कई बार अच्छा लगता है, पर जो वास्तविकता है वो अलग होती है। अब हिमाचल की वास्तविकता जो है वो वास्तविकता टोटली पंजाब से अलग है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है पिछले कई वर्षों से वहां पे लगी हुई थी। 3 चुनाव इससे पहले लड़ चुकी थी। पिछली बार उनके 17 विधायक वहां पे थे, उससे भी ज्यादा थे। कुछ विधायक टूट के चले गए तो 17 विधायक रह गए थे उनके पास। हर जिले में उनके विधायक की गाड़ी घूम रही थी। हर जिले में उनका जो आम आदमी पार्टी का विधायक है वो पिछले 5 साल से काम कर रहा था। अब क्या हुआ? हुआ ये कि अकालियों को लोगों ने नकार दिया, कहा ये चिट्टा, करप्शन, चोरी चकारी हर चीज के अंदर लिप्त है। बीजेपी को किसानों ने नकार दिया, बोला किसान विरोधी हैं, इतने सारे किसान शहीद हो गए, बीजेपी को उन्होंने नकार दिया पूरी तरह से। और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नकार दिया। लोगों ने कहा 5 साल सत्ता दे दी, और वहां पे पंजाब के अंदर एक कल्चर है कि एक बार कांग्रेस और एक बार अकाली, ऐसा होता था। इस बार क्योंकि बीजेपी और अकालियों को नकार चुके थे, इसलिए उन्होंने चौथे को मौका दे दिया। उनके ऑलरेडी एमएलए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा इनके भी पिछली बार भी 3 चुनाव पहले लड़ चुके थे। अब उसी वक्त पे उत्तराखंड में चुनाव हुआ, उसी वक्त पे आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी जगह चुनाव लड़ा, गोवा भी लड़ा, बाकी जगह भी लड़ा। जमानते जब्त हो गई साहब। वहां हिमाचल में कोई आधार नहीं बन पाया। उत्तराखंड के अंदर इनका जो राष्ट्रीय, जो इनका जो स्टेट का अध्यक्ष है, वो हजारों, कोई उसको 1500 या 2000 वोट पड़ा है टोटल, जो पूरा स्टेट का अध्यक्ष है। तो तकरीबन 2000 के करीब अगर इनका स्टेट का अध्यक्ष वोट लेता है तो क्या आधार होगा? सारी सीटों पे जमानत जब्त हो जाती तो क्या आधार होगा? तो मतलब तकरीबन सब सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई। तो वहां पे जो उत्तराखंड की परिस्थिति है, वहां पे अब एक और मुद्दा है, वहां कांग्रेस नहीं आई। और कांग्रेस क्यों नहीं आई? क्योंकि जो वहां का फेस था उत्तराखंड का, हरीश रावत जी, वो पंजाब के इंचार्ज थे। वो लास्ट में 15 दिन पहले उत्तराखंड गए और उनके पास वक्त ही नहीं था। वो आपका मुख्य चेहरा थे वहां पे,
पर वहां वक्त नहीं दे पाए। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में उसी वक्त पे चुनाव हुए, उसी वक्त पे रिजल्ट आया, और 4 सीटें, चार जगह चुनाव हुआ, चारों जगह कांग्रेस जीती और भारी बहुमत से जीती। और उसमें से कई कैंडिडेट नए थे, अवस्थी जी नए थे, भवानी जी नए थे, जुब्बल कोटखाई वाले रोहित ठाकुर जीते, प्रतिभा जी जीती, चारों सीटें कांग्रेस, जबकि भाजपा की सरकार है तब भी जीत गए सारी सीटें। बार विधानसभा के चुनाव में जीत होगी। एक तरफा, एक तरफा। कितनी सीटें आएंगी? हमारी सीटें कम से कम 45 से ऊपर आएंगी, 45 से ऊपर सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की आज की डेट में जो चल रहा है। बढ़ भी सकता है, और ये रोज बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगार त्रस्त है, महंगाई की मार है, सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए क्रॉस कर गया, तेल जो है वो 3 गुना हो गया। आज आप देखिए, जो पहले अनाज होता था, प्याज होता था, सब्जी होती थी, प्याज के हार पहन के ये घूमते थे, आज इनको हार भी याद नहीं आ रहे। स्मृति ईरानी जी और सारे लीडर, काफी सारे लीडर इनके जो सीनियर हैं, गडकरी जी वगैरह, मतलब हम सारे भाजपा की जो लीडरशिप है वो सब ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया, प्याज को, सब्जियों को, दालों को, आज तेल को। आज देखिए तेल का क्या हालत है। तो जो महंगाई की मार है, गरीब बोलता है सिलेंडर तो दे दिया हमें, भरवाने के पैसे नहीं तो क्यों दिया। इसका मतलब एक तरफ फ्री दे दिया, दूसरी तरफ पैसे का कर लिया। कोविड के अंदर एक तरफ इंजेक्शन फ्री दे दिया, दूसरी तरफ जो इंजेक्शन जो आप 250 का दे रहे हैं वो 1400 का दिया। पहले 1400 का इंजेक्शन बेचा, 1300-1400 रुपए का, वही 250 का दे रहे हैं, और बोल दिया कि हमने अब लोगों को फ्री लगा दिया। कंपनियों को एक तरफ पैसा फालतू दे दिया, दूसरी तरफ लोगों के पैसे से इंजेक्शन लगवा दिया। तो ये जो कंपनी है, ये जो पार्टी कर रही है, ये कहीं ना कहीं लोग इसको समझ चुके हैं। और बेरोजगार जो है वो बाहर आ गया है, बेरोजगार त्रस्त है बिल्कुल। कोविड के दौरान जो फेलियर हुआ उससे भी त्रस्त है, नौकरियां चली गई उससे त्रस्त है। गांव गांव में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि हर आदमी जो है आखिरी पंक्ति में, जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये हालत है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी जो है, यहाँ पे चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का होना है। आम आदमी पार्टी जो है ये खुद भी जानती है कि हम कहाँ पे हैं। आज की डेट में आम आदमी पार्टी है कहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में इनकी कौन सी एक्टिविटी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में संगठन बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, 4 महीने रह गए चुनाव को। ये तो कहीं पे संगठन तक नहीं बन पाएगा, वर्कर नहीं मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी के अंदर वही लोग जाएंगे जिन्होंने खुद टिकटें लेनी है, और जब एक को टिकट मिलेगी तो 90% लोग वापस आ जाएंगे, कोई इस तरफ भागेगा, कोई उस तरफ। मेरा एक ही मानना है, एक ही मानना है, जहां भाजपा का कैंडिडेट वीक होगा वहां भाजपा के वोट टूटेंगे, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट वीक होगा वहां कांग्रेस के वोट टूटेंगे। ये असलियत है, आपने याद रखनी, मैं आपके चैनल में दोहराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में दावे कई हैं, सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, एक देखना होगा जनता किसे यहां पर चुनती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।